नमस्कार, मैं अतुल गंगवार भारतीय चित्र साधना के इस विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने कर्म से सिनेमा के क्षेत्र में अपना एक उल्लेखनीय नाम कमाया है। आज हमारे साथ हैं वाणी त्रिपाठी टिक्कू जी। वाणी जी नमस्कार। नमस्कार अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ साक्षात करने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। वाणी जी अभिनेत्री हैं, रंगकर्मी हैं, और मतलब रंगकर्मी यानी कि अभिनेत्री होने के बावजूद रंगकर्म में उनका काफ़ी अभी भी योगदान रहता है, और फिल्म निर्मात्री भी हैं। तो वाणी जी, भारतीय चित्र साधना जैसा कि आपको मालूम है एक ऐसा ट्रस्ट है जो देश भर में भारतीय कला संस्कृति के क्षेत्र में जो फिल्मकार काम कर रहे हैं उनकी फिल्मों को एक मंच देने का काम करता है, और साथ ही साथ युवा फिल्मकारों के लिए देश भर में वर्कशॉप आयोजित करता है ताकि वो एक अच्छी फिल्म कैसे बना सकें, और फिल्म इंडस्ट्री और उनके बीच की जो एक दूरी है उसके बीच में पुल का काम भी करता है, उसको मिटाने का काम भी करता है। आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है इस क्षेत्र में। आप कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स की स्टीयरिंग कमेटी में रही हैं, ऑर्गेनाइजर रही हैं, एक तरीके से देखा जाए इफ़ी में आप लगातार सक्रिय रही हैं, मुंबई के बड़े तमाम छोटे बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में भी आप का सक्रिय योगदान रहा है। सबसे पहले तो ये कि एक फिल्मकार की प्रतिभा को दर्शाने के लिए फिल्म फेस्टिवल्स के मंच को आप किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो भारतीय चित्र साधना जिस तरह का महत्वपूर्ण काम पूरे देश के कोने कोने चप्पे चप्पे में कर रहा है उसके लिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं। अक्सर ये होता है कि हम फिल्म फेस्टिवल्स में बच्चे देखते हैं जो फिल्में देखने आते हैं, और ग्लैमर भी कहीं ना कहीं उसका भाग रहता है कि कोई बड़ा फिल्मकार आ गया, कोई निर्देशक आ गया, कोई लेखक आ गया। लेकिन पहले तो आपके फिल्म फेस्टिवल्स में जो चर्चा होती है और जिस तरह की मास्टर क्लासेस आप करते हैं, असल में वही एसेंस है, वही जुज़ है फिल्म फेस्टिवल्स का। देखिए अतुल जी, 5,000 लोगों को बुलाकर अच्छा सिनेमा दिखा देना फिल्म फेस्टिवल नहीं होता। बहुत साल पहले 2014 में जब मैं पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इंडिया गोवा की स्टीयरिंग कमेटी में आई, तो उस समय ही एक निर्णय, जैसे एक पर्सनल निर्णय था जो मैंने कलेक्टिवली शेयर किया, और वो ये था कि जिस तरह से साक्षरता शब्द जरूरी है वैसे ही सिनेमा की साक्षरता फिल्म फेस्टिवल्स है, यानी इट इज सिनेमा लिटरेसी। सिर्फ लोगों को बुलाकर फिल्म दिखा देना फेस्टिवल नहीं होता, उसके आसपास जो चर्चा बनती है, जब लेखक गण साथ बैठते हैं, निर्देशक, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स अपने पर्सनल वैयक्तिक अनुभव साझा करते हैं एक लार्ज ऑडियंस, फिल्म मेकर्स, यंग स्टूडेंट्स के साथ, तब मुझे लगता है कि वो परिप्रेक्ष्य बनता है और वो परिवेश बनता है जिससे बेहतर सिनेमा देश में बनाया जा सके। सारी फिल्में सिर्फ एक स्क्रिप्ट लिखित किताब में बंद नहीं होती, ये आप भी जानते हैं। हम कथावाचकों का देश है, वी आर अ लैंड ऑफ कथावाचक्स। हर कोना कोना, चप्पा चप्पा इस देश का कथाएं हैं, और इन कथाओं को हम अगर कहीं तो हमारी वाचिक परंपरा यानी बोल के बताने की जो परंपरा है, जो हमारा फोक ट्रेडिशन है, जो हमारा लोक गायन, लोक धर्मिता से जुड़ा हुआ रंगकर्म है, वही आज हमारे सिनेमा में इंगित होता है, उद्धृत होता है, दिखाई देता है। तो ऐसे कथावाचकों के देश को तो कथाओं की कमी नहीं है। ये समस्या तो उन देशों को है जहां हर चीज जब तक लिख के न बताई जाए, हर चीज जब तक डिजिटली इनक्रिप्ट न हो। हम तो वो वाले लोग हैं। बिरजू महाराज जी अक्सर कहा करते थे, महाराज जी से बातें होती थी तो मैं महाराज जी से पूछती थी कि महाराज जी, आपके पिता तो तब सिधार गए जब आप 7-8 बहुत छोटी उम्र के थे, तो ये जो बोलियां और इतने सारे जो छंद हैं जिस पर आज कथक होता है, ये आपको कैसे याद रहे? तो बोले, अरे क्या याद रहे, एक रिक्शा वाला था जो मेरे पिताजी को हमारे घर से लखनऊ में जहां पर हम रिहर्सल करते थे वहां तक लेके जाया करता था। पिताजी छंद गाते थे, वो रिक्शे वाले ने याद कर ली, जब पिताजी सिधारे। सोचिए जरा इस कहानी का मूल देखिए। तो उस रिक्शे वाले ने मुझे आधे से ज्यादा छंद और बोलियां सिखाई।
और एक बड़ी सी पेटी में सारे छंद लिख के रखे थे, उसे चूहे कुतर के खा गए, तो उसमें तो हमें भूसा मिला। तो कहने का मंतव्य यह है कि जो हमारे बड़े गुरुओं का ट्रेडिशन है, जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, सिनेमा उससे विलग नहीं है। ये सब जो मास्टर क्लासेस होती हैं, जो सेशंस होते हैं, हम क्यों इतनी कोशिश करते हैं। पिछले कुछ सालों में मैं गोवा में किन किन बड़े लोगों को लाई, क्रिश बॉम को लाई जिन्होंने एवेंजर्स क्रिएट की, फिलिप नॉइस पिछले साल जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला, इतने बड़े फिल्मकार हैं। जब वो स्टेज पर बैठते हैं तो वो भाषण देने नहीं बैठते, वो जैसे वार्तालाप करते हैं यंग स्टूडेंट्स, यंग फिल्म मेकर्स के साथ, और उससे जो चर्चा पैदा होती है, यही वो जुज है फिल्म महोत्सवों का जिससे सिनेमा आगे बढ़ता है। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो मास्टर क्लास का जिनका आप जिक्र कर रही हैं, और जो एक सेशंस भी होते हैं जिसके अंदर आप फिल्मकारों के अनुभवों को भी देखते और सुनते हैं। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों दोनों पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। आपको क्या लगता है, हालांकि आपने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से हमारे देश कथावाचकों का देश है, हमारे यहाँ कहानियाँ ही कहानियाँ हैं, और तो विदेश में भी बहुत सारी ऐसी फिल्में बन रही हैं जो हमारे ही देश की कहानियों का एक आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ रूपांतर कर लेते हैं, अवतार जैसी फिल्में जो है ना। तो लेकिन हर फिल्म मेकर के मन में होता है, और कहीं अगर हम ये देखें जो नए फिल्म मेकर्स हैं वो कई बार बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं, लेकिन कहीं लगता है कि कहानियां हमारे इर्द गिर्द हैं और बहुत अच्छी कहानियां हैं जिनको हम अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो ऐसे फिल्म मेकर्स को जो आज फिल्म मेकिंग की दुनिया में आ रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, साल 2 साल में निकलेंगे, या कुछ ऐसे लोग जो पढ़ नहीं रहे लेकिन सिनेमा बनाना चाहते हैं, तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देखकर भारतीय फिल्मों को किस दिशा में और किस कथानक को लेकर जाना चाहिए कि उन्हें वर्ल्ड में भी उस तरीके का सम्मान और एक तरीके से जिसका नाम मिल सके। देखिए, एक शब्द बार बार सुनाई देता है, बॉलीवुड। मुझे थोड़ी समस्या है इस शब्द से। इसको सुन के ऐसा लगता है कि हम हॉलीवुड का बहुत ही सौतेला भाई या बहन है, जो हम नहीं हैं। तो एक शब्द हमें बार बार लोक भाषा में इस्तेमाल करना चाहिए, भारतीय सिनेमा। और जब हम ये इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो वो आयाम खुलेंगे जो हमारे देश के सिनेमा का भाग है। हम 30, 35, 40 भाषाओं में फिल्में बनाते हैं, और इसमें मिशी जैसे डायलेक्ट भी हैं जो लक्षद्वीप के पास बोले जाने वाली एक छोटी सी डायलेक्ट भाषा है। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि हम विश्व का सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूसिंग नेशन है, सबसे ज्यादा फिल्में हम निर्माण करते हैं। तो ये जो ताकत है, जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की, जो देश की, वही अपने आप में वो उठान है जो भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पे जिसकी जरूरत है। दूसरा, अगर आज की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा कथानक अब रियल हो गए हैं। हमें अपनी समस्याओं को बोलने में अब समस्या नहीं होती, हमें डर नहीं लगता। और ऐसा नहीं था कि हम पहले डरते थे। बहुत अच्छा सिनेमा बना बिमल रॉय जी के जमाने में, 2 बीघा जमीन, और जो उस समय के संघर्ष थे, एक देश जो आजाद हुआ था और वो जूझ रहा था बेरोजगारी से, आर्थिक समस्याओं से। राष्ट्र निर्माण की जितने भी उस समय के तत्व थे वो कहीं ना कहीं युवाओं को मजबूर कर रहे थे सवाल पूछने पर। आज 75 साल स्वतंत्रता हो जाने के बाद देखा जाए तो समस्याओं का मूल तो वही है, लेकिन हमने समाधान खोजने भी सोच लिए हैं। और मुझे लगता है यही वो सबसे बड़ी बात है जो हमें राष्ट्रीय तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यूनिक बनाते हैं। वी आर क्रिएटिंग स्टोरीज विच आर इंट्रिंसिक टू आवर ओन कॉन्शियसनेस। वो सारी कहानियां जो हमारे अस्तित्व की बात करती हैं, वो सारी कहानियां जो भारत को आज एक विश्व पटल पे लाने की बात करती हैं। अब फिल्मकारों को डर नहीं लगता। एक तो क्या था, हमारा कॉलोनियल हैंगओवर था। हमें ये समस्या थी कि अंग्रेजों ने इतने साल हमें गुलाम बना के रखा कि वो गुलामी कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे हमारे लिए महामारी बन गई थी। अब 75 साल बाद ये तो बिल्कुल विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि वो महामारी का अंत हो चुका है। हमें गर्व है अपने देश पर और गर्व है अपनी राष्ट्रीयता पर, और हम जो हैं तो हमारे कथानक भी उतने रियल हैं। सोचिए
अभी 10 साल पहले क्या आप टॉयलेट एक प्रेम कथा नाम की फिल्म के बारे में सोच सकते थे? या फिल्म का नाम सुई धागा होगा जो मेड इन इंडिया पर बनेगी? या दम लगा के हईशा एक ऐसी फिल्म जहां एक महिला जो प्रमुख पात्र है, स्थूलकाय है, वो उस फिल्म की नायिका होगी और उसके जीवन से संबंधित घटनाएं होंगी। तो मुझे लगता है हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं उन कथानकों में जो इस वक्त वर्तमान में हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारे समाज को प्रतिलक्षित करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारी सॉफ्ट पावर ये भी है कि आज आप कहीं भी चले जाएं, जैसे ही आप भारतीय सिनेमा का नाम लेंगे, 4 लोग फौरन उठ के खड़े हो जाएंगे और बताएंगे मैंने ये फिल्म देखी, मैंने ये देखी, मैंने ये देखी। यानी हमें अब अपना विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है। अब हमें अपनी इसी सॉफ्ट पावर को प्रचार प्रसार करने के आगे जाकर वैश्विक स्तर पे उनके साथ हमें मिल के फिल्में बनाने की जरूरत है। जैसे एक बहुत बड़ा सेक्शन फिल्म फेस्टिवल में रहा है को प्रोडक्शन मार्केट, जो 20 देश जिनके साथ भारत की को प्रोडक्शन ट्रीटीज हैं। अब हमें उस पर काम करने की जरूरत है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो। सबसे नवीन जो ट्रीटी है वो अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ करी। ऑस्ट्रेलियंस भी हमारी तरह बहुत गौरव महसूस करते हैं अपने इंडिजिनस सिनेमा को लेकर। और अगर आप देखें तो हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा चंक आज ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो चुका है। बहुत सारी फिल्में ऑस्ट्रेलिया में बनती हैं जो जिन पे ठप्पा हॉलीवुड का होता है। तो मुझे लगता है ये एक नया संवाद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम को आगे बढ़ाने का। और ये जो सह निर्माता, जो को प्रोडक्शन सह निर्माण करके जो कंटेंट बनेगा, मुझे लगता है वो वैश्विक स्तर पे बहुत ज़्यादा भारतीय सिनेमा को आगे लेके जाएगा। नहीं, जैसे मैं बात कर रहा था कि एक तो हमारे यहाँ पॉपुलर सिनेमा है जिसको सो कॉल्ड बॉलीवुड लीड करता है, और हम भारतीय चित्र साधना में, हमारा तो नाम में भारतीय है तो हम भारतीय सिनेमा की ही बात करते हैं। और शुरुआती दौर से ही जब से इस पूरे ट्रस्ट की स्थापना हुई और इसके जो ट्रस्टीज थे और जो उसके मेंटोर्स थे, सलाहकार मंडल के लोग थे, उन्होंने ये शब्द पहले से ही कॉइन करके रखा और हमारे यहाँ परंपरा भारतीय सिनेमा। तो एक तो लोकप्रियता है पॉपुलर सिनेमा, अगर मैं उसको बॉलीवुड ना भी कहूँ तो, जिसमें कुछ अलग तरीके की कहानियाँ होती हैं, पॉपुलर स्टार्स होते हैं, उनका एक ऑरा बना होता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि रियल स्टोरीज, जो वास्तविक कहानी है, जो हमें हमारे आसपास के परिवेश की कहानियाँ हैं, हमारी लोक से जुड़ी हुई, हमारी कला से जुड़ी हुई, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, तो इनका कोई बहुत बड़ा बजट नहीं होता। क्योंकि एक आपने देखा है, क्योंकि इंडस्ट्री से लंबे समय से हर भाग से जुड़ी रही हैं, तो आपको पता है बाजार भी नहीं मिलता छोटी फिल्मों को। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की फिल्में करने के बाद एक मंच मिल सकता है एक युवा फिल्मकार को, एक जो पहली बार कोई फिल्म बना रहा है या सोच रहा है उसको, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रतिष्ठा कर सकता है? कर ही रहा है ना। देखिए पायल कपाड़िया ने 30 साल पहले शाजी करुण जी ग्रां प्री कान का पामदियोर जीत के आए थे, और अभी पायल ने पिछले साल इतनी बड़ी ऑल वी इमेजिन इज लाइट, बिल्कुल भारतीय मूल की फिल्म और भारतीय परिस्थिति पर 2 महिलाओं चरित्रों को लेकर बनी फिल्म। और ये भी याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बाजार लगते हैं, जैसे कि मार्शेदू फिल्म जो कान का फिल्म मार्केट है जहाँ मैं अक्सर शिरकत करती हूँ, वो स्वतंत्र सिनेमा जो भारतीय स्वतंत्र सिनेमा है। देखिए अब मुख्यधारा और स्वतंत्र सिनेमा की कहीं ना कहीं वो लाइन अब ब्लर हो गई है, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा अलग हो गई है। अब अच्छा सिनेमा है और बहुत बुरा सिनेमा है, इसके बीच कुछ नहीं है, है ना। और ये जानते हुए कि ओटीटी को लेकर बहुत विवादास्पद चीजें रहती हैं, लेकिन एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगी, ओटीटी ने भारत में स्वतंत्र सिनेमा के निर्माता निर्देशकों को एक लोकतांत्रिकरण दिया है। यानी वो निर्माता या वो फिल्मकार जो 100 करोड़ एकदम चुटकी में नहीं इकट्ठा कर सकता, उसे आज मौका है ओटीटी पर फिल्म बनाने का। थिएट्रिकल मार्केट बहुत बुरा समय देख रहा है कोविड के बाद से। अभी वैसे एक सुनामी आई है, सैयारा नाम की फिल्म आई है जो फैमिली एंटरटेनमेंट है, और लोग बहुत ज्यादा मतलब भयंकर भीड़ हो रही है फिल्म को देखने की। लेकिन मुझे लगता है कि
हमारे युवा फिल्मकार, जैसे गोवा में भी जो फिल्म बाजार लगता है, कान में बाजार लगता है, टोरंटो, बर्लिन में जो ख्याति प्राप्त करते हैं, याद रखिए लंच बॉक्स 0 बजट के साथ फिल्म बाजार में आई थी और चौथे दिन उसके पास 7 प्रोड्यूसर्स थे। मुझे लगता है अब वो परिस्थिति बदली है। हमारे यंग युवा फिल्मकारों को बहुत मौके मिलते हैं, बहुत सारे फिल्म मार्केट्स हैं, फिल्म फंड्स हैं, इंटरनेशनल फिल्म फंड्स हैं जो भारत के फिल्मकारों को मौका देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं स्टेट की जिम्मेदारी है, और स्टेट से मैं सिर्फ एक राज्य की बात नहीं कर रही, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो युवा फिल्मकारों को एक पटल प्रदान करें। स्टेट का अगर इंटरवेंशन होगा, अगर स्टेट सरकार हर तरह से प्रशिक्षण भी देगी और संरक्षण भी देगी युवा फिल्मकारों को, यानी उन्हें मौका देगी, एक प्लेटफॉर्म देगी, तो अपने आप चीजें सुधरेंगी, सुधर रही हैं। लेकिन एक और बात है, हम डिजिटल युग की विसंगतियों पर तो बहुत बात करते हैं। इस डिजिटल युग ने कुछ उपलब्धियां भी तो दी हैं युवाओं को। आज आप 4 मिनट की शॉर्ट फिल्म को भी यूट्यूब पर डाल सकते हैं और उसको 40,000 से 4 मिलियन व्यूज 10 मिनट में मिल जाते हैं। तो ये भी है कि आईबॉल्स का जमाना है। अगर आप अच्छे कथानक लेंगे, अच्छी फिल्में बनाएंगे, तो अपने आप आपको दर्शक इकट्ठा करने में समस्या नहीं होगी। और मुझे लगता है 4 मिनट या 40 मिनट की फिल्में बनाने में उतने भयंकर पैसे की अब आवश्यकता नहीं है जो हुआ करती थी। टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई। नहीं, ये तो है, और ये हमने महसूस भी किया कि जब हमारा चित्र भारती जो फेस्टिवल होता है, राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होता है, तो उसमें फिल्में ऐसी आती हैं, 200 रुपये में बनाता है, 400 रुपये में बनाता है, 5,000 रुपये में बनाता है, और उनकी क्वालिटी, क्योंकि कंटेंट उनका इतना अच्छा होता है कि उनको अवार्ड्स भी मिलते हैं और एक राष्ट्रीय मंच पर उनको प्रशंसा भी मिलती है। लेकिन आपने सही कहा कि डिजिटल का जो एक पक्ष है कि उसका बहुत लाभ हुए हैं, लेकिन आपने जैसे OTT का जिक्र किया और डिजिटल में भी आईबॉल्स की बात की, नंबर्स की बात की, तो उसके चक्कर में बहुत सारी चीजें, विकृतियां भी जुड़ी हैं। देखिए, ये तो वही है ना जो समुद्र मंथन में हुआ था, विष भी निकला था और अमृत भी। ये एक चरण है। मुझे लगता है भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतना बड़ा जनतंत्र है, और इतनी सारी तरह की हमारी काल्पनिक रुचियां हैं चीजों में। इस घर्षण को चलने दीजिए अतुल जी, क्योंकि क्या होगा अगर इसे बाधित किया जाएगा, रोका जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि अश्लीलता, भद्दापन हमें मान्य है, मुझे तो बिल्कुल ही मान्य नहीं है। बताइए, मैं आज 11 साल से CBFC का पार्ट हूं, मुझे कैसे मान्य हो सकता है? लेकिन आप जानते हैं कि युवाओं की एक समस्या है, जैसे आपने नो बोला ना, वो फौरन यस की तरफ मुड़ते हैं। एक आदत होती है रिबेलियन की, विरोध की, विद्रोह करने की। और मुझे ये भी लगता है कि हमारा देश भद्देपन के खिलाफ बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से उसके प्रति रिएक्शन होता है। तो ये होने दीजिए। और मुझे लगता है अब ये चर्चा राष्ट्रीय पटल पर जगह जगह प्रस्थापित हो गई है कि भद्दापन, गलियरपन, फ्रंटल न्यूडिटी ये हमें मान्य नहीं है। ध्यान से देखिए, पिछले 2 साल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको नई सीरीज और फिल्म्स में दिखाई देगा। ये भी याद रखिए, पिछली बार मुन्नी कब बदनाम हुई थी? बहुत सारी मुन्नियां बदनाम हुई ना कई सालों तक। कहीं ना कहीं आइटम नंबर्स पे एक रोक लगी है, और इसमें मैं CBFC का बहुत बड़ा योगदान आज रेखांकित करना चाहूंगी। एज अ बोर्ड हमने डिसाइड किया था, हम महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन को सर्टिफाई नहीं करेंगे, और फिल्मकारों को अपने आप समझ आ गया कि यहाँ पर समस्या होने वाली है। इसी कड़ी में एक और बात कहूंगी, मैं हमेशा खुद भी प्रोड्यूसर हूँ, प्रोड्यूसर अपने मित्रों से कहती हूँ, कूड़ा बनाना बंद करो। अगर कूड़ा बनाना बंद करोगे तो लोग कूड़ा नहीं देखेंगे। अगर अच्छा कंटेंट बनेगा, ऐसा कंटेंट, ऐसी फिल्में, ऐसी सीरीज बनेंगी जो अच्छा वातावरण पैदा करें और चर्चा अच्छी हो, तो अपने आप में उसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी। अब अगर भद्दापन ही दिखाई दे रहा है, ये लालच भी है ना। देखिए, जब हम कहते हैं कि सरकार अच्छी नहीं है, तो उस सरकार को पदासीन करने की जिम्मेदारी जनता की होती है। वैसे ही जब कोई फिल्म हिट होती है, उसको हिट करने की जिम्मेदारी उस जनतंत्र की और उस जनता की होती है। तो ये तो एक वही वाली मैरिज है कि कभी खटर पटर होगी और कभी मोहब्बत होगी। ये विवाह कितना आगे जाएगा, ये हमारी साझी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। और
मुझे लगता है कि आपके अनुभव और आपकी बातों से बहुत समय हमें चाहिए आपसे बात करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज की चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। कुछ और विषय लेंगे अगर जब आप फिर वापस आएँ दिल्ली, या अब तो आजकल आप सिंगापुर आपका दूसरा घर है, आप वहाँ से वापस आएँ तो फिर हम लोग मिलें, बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अतुल जी, एक बात मैं कहना चाहूँगी और सारे अपने मित्रों को, दर्शकों को जो भारतीय चलचित्र साधना का भाग हैं, आप असल में एक संस्था नहीं है, आप एक आंदोलन है। और ये आंदोलन जितना आगे जाएगा, युवाओं में अच्छे सिनेमा को लेकर, अच्छे कथानकों को लेकर जितनी चर्चा होगी, उतना ही हमारे समाज और हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा और एक समन्वय होगा अच्छे कथानकों और अच्छी युवा शक्ति के बीच। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बहुत ही बड़े, कारगर और बहुत ही समृद्ध काम को करने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी एक छोटी सी भेंट थी वाणी त्रिपाठी टिप्पू जी के साथ। मुझे लगता है कि आपके लिए भी इसमें कुछ न कुछ रहा होगा, क्योंकि जिस बेहतर तरीके से उन्होंने, जिस स्पष्ट भाषा में सिनेमा की बात की उन्होंने, कंटेंट की बात की उन्होंने, बाजार की बात की उन्होंने, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। भारतीय चित्र साधना आपके लिए इस तरीके के दिलचस्प पॉडकास्ट लेकर आएगा, जिसमें वाणी जी की तरह के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री के अंदर शून्य से शिखर तक का सफर जो तय किया है, वो अपने अनुभवों से आपको लाभान्वित करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।